रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में रूस के ड्रोन पर हमले का बाकायदा दावा किया जा रहा है। इसमें एक ड्रोन हवा में उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अचानक से आग निकलने लगती है। और ये ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली दफा है नहीं कि जब ड्रोन से वार हुआ हो। ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध में हजारों दफे अभी तक हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के ड्रोन पर हमले का दावा किया गया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूस के अपने दावे हैं, यूक्रेन के अपने दावे हैं और ये युद्ध अब चलता ही जा रहा है। तो लगातार जंग में यूक्रेन अब रूस पर बढ़त बना रहा है और एक के बाद एक हिस्से रूस की मुट्ठी से फिसलते जा रहे हैं। और अब पुतिन ने अपनी सेना को 2 कदम पीछे हटने के लिए कहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को इस ऑर्डर पर शक है क्योंकि अब तक खूंखार देख रहे पुतिन इतनी जल्दी आखिर नरम कैसे पड़ गए, या फिर पुतिन की पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। ये खेरसॉन की जमीन है और यहाँ पिछले 1 महीने में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ है कि दोनों तरफ लाशों को गिनना बंद कर दिया गया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने खेरसॉन में गेम पलटना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या खेरसॉन में पुतिन के लिए रेड लाइट जल चुकी है? क्या खेरसॉन पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है? क्या ज़ेलेंस्की ने रेड लाइट दिखाकर पुतिन के सबसे बड़े गुरूर को चकनाचूर कर दिया है? ऐसे में पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। खेरसॉन में क्या हुआ है वो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बम गोलों की बरसात में आपको यूक्रेन युद्ध की 2 बातें बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ऐसी बातें जिनसे आपको इस युद्ध के नतीजे की भी साफ साफ तस्वीर नजर आएगी। खेरसॉन में क्या ज़ेलेंस्की मजबूत हुए हैं या पुतिन अगर कमजोर हुए हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या खेरसॉन में जवाबी कार्रवाई वाली ज़ेलेंस्की की टक्कर पुतिन के लिए डॉनबास में खतरे की घंटी बजा रही है? दुनिया भर में मीडिया बता रहा है कि ज़ेलेंस्की को खेरसॉन फिर से मिलने वाला है। मॉस्को टाइम्स ने छापा कि खेरसॉन की एक बड़ी सरकारी इमारत से रूस का झंडा भी हट चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप और अरब देशों का मीडिया भी यही खबरें छाप रहा है। खेरसॉन पर पूरी दुनिया की नजर है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की की फौज को रोज नई ताकत मिलती जा रही है। खेरसॉन को फिर से जीतने वाले जज्बे के बीच बड़े बड़ों के बाद ग्रीस भी यूक्रेन के लिए आ गया है। ज़ेलेंस्की से मिलने ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना कैपुअल आई और बहुत बड़ा तोहफा दे गए। उनके साथ ग्रीस के रक्षा मंत्री भी थे और ये दौरा अचानक हुआ और साथ में ज़ेलेंस्की के लिए बहुत कुछ खास लेकर दिया है। Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, вкрай необхідної зараз. Обговорили оборонну співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Звичайно, говорили і про відбудову України. Для Греції все це особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на півдні нашої країни, у багатьох містах, селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі. ज़ेलेंस्की के लिए खेरसॉन में बड़ी खुशखबरी है। रिपोर्ट्स हैं कि रूस के कमांडरों ने फैसला लिया है कि वो खेरसॉन के पश्चिमी हिस्से को खाली करके नाइपर नदी को पार करके पूर्वी छोर पर आएंगे। पश्चिमी हिस्से को छोड़ना या कहीं कि वहां से पीछे हटना, ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। खेरसॉन नाइपर नदी के दोनों तरफ है और ये वो इलाका है जहां रूस का कब्जा युद्ध के शुरू में ही हो गया था। खेरसॉन बहुत अहम है। यहाँ पर एक बांध भी है जिससे क्राइमिया के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पर यूक्रेन के कब्जे का मतलब है कि क्राइमिया का पानी यूक्रेन बंद कर सकता है। क्राइमिया वो इलाका है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा करके उसे अपने नक्शे में मिला लिया था। इससे पहले रूस ने मना किया था कि वो खेरसॉन खाली करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कदम इस मोर्चे पर उसकी बड़ी हार कहा जाएगा।
हालांकि यूक्रेन की सेना को डर है कि रूस का पीछे हटना एक तरह से यूक्रेन की फौज को फंसाने वाला बड़ा जाल है, क्योंकि इसे लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, जिसमें यूक्रेन को बड़ा धोखा मिलने का खतरा है। Продовжується так звана евакуація окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. खेरसौन के पश्चिमी हिस्से में काफी दलदली इलाका भी है और अगर रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ता है तो उसके लिए यहां युद्ध लड़ना शुरू से ही आसान नहीं माना गया है। खेरसौन नाइपर नदी के दोनों तरफ बंटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले शुरू कर दिए थे। ज़ेलेंस्की की फौज ने नाइपर नदी पर बने पुल पर कई सटीक हमले किए। इनमें यूक्रेन ने हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और हालात ऐसे बन गए कि रूस के लिए अपना मोर्चा बचाना मुश्किल हो गया। खेरसौन में मिली कामयाबी के बाद अब ज़ेलेंस्की का प्लान आगे बढ़ने का है, लेकिन पुतिन ने डॉनबास को बचाने के लिए ऐसी घातक तैयारी कर ली है जिससे युद्ध का रुख पलट सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना बहुत जल्द ही नए सैनिक अब उसे मिलने वाले हैं। रूस की सप्लाई लाइन कटने लगी और इसी वजह से पश्चिमी खेरसौन में रूस की पोजीशन कमजोर पड़ गई। इस बात को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी माना कि यूक्रेन बहुत जल्दी ही खेरसौन पर वापस कब्जा कर लेगा। On the issue of whether or not the Ukrainians can take the remaining territory on the west side of the Dnieper River in Kherson, I certainly believe that they have the capability to do that. Most importantly, the Ukrainians believe that they have the capability to do that. We've seen them engage in a very methodical but effective effort to take back their sovereign territory. I think you'll see them continue to press until they secure the territory on the west side of the river. So to answer your question, I do think they have the capability. अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से हथियारों को लेकर अब तक जो वादा किया है वो पूरा किया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को लगातार लंबी रेंज के रॉकेट मिल रहे हैं। अमेरिका ने अपना हाइमर्स सिस्टम दिया है तो ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन से M270 मल्टी रॉकेट सिस्टम मिले हैं, जो हाइमर्स का एक और रूप है। ज़ेलेंस्की को अरबों डॉलर के बड़े बड़े हथियार खैरात में मिले हैं ताकि वो पुतिन को टक्कर दे सके। ऐसे वेपन सिस्टम से बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सकते हैं। लेकिन बदले में ज़ेलेंस्की को क्या मिला? ज़ेलेंस्की सेवरोडोनेत्स्क हार गए, ज़ेलेंस्की लिसिचांस्क हार गए। अब खतरा ज़ेलेंस्की के बड़े शहर खार्किव पर भी मंडरा रहा है। खेरसौन में मिल रही कामयाबी को अमेरिका भी बहुत गौर से देख रहा है और उसे लगता है कि यह ऐसा मौका है जहां यूक्रेन की मदद की गई तो पुतिन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। In terms of their objectives, Tom, Ukrainians must outline their objectives. We won't do that for them. And again, they are fighting for the defense, fighting to defend their sovereign territory, and we're going to continue to support them for as long as it takes. लेकिन अब ज़ेलेंस्की के सामने खेरसौन में मिले कामयाबी के बाद आगे बढ़ने का प्लान भी है और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब ज़ेलेंस्की को नए नए हथियार मिल चुके हैं। लेकिन पुतिन ने डॉनबास को बचाने के लिए क्या तैयारी की है उसे भी बहुत गौर से समझने की जरूरत है। पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का नाम दिया गया है। पुतिन इस फोर्स को लेकर लगातार अपने रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। वो जानते हैं कि डॉनबास को बचाने के लिए इस वक्त बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत होगी। Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах
где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. फिलहाल ये 3 लाख फौज आर्मी रिजर्व फोर्स की ट्रेनिंग तेजी से चल रही है। या कहें कि रूस के आम शहरियों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इस फोर्स के लिए जेलेंस्की का मैसेज क्या है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में जेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами, відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. जेलेंस्की ने जो कहा उसकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। यूरोप की मीडिया का दावा है कि जिन फौजियों को पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है, सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। जेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं। पुतिन को भी ऐसी रिपोर्ट जरूर मिली होंगी, तभी उन्होंने ऑर्डर जारी करके कहा है कि नए फौजियों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется. अगर ऐसे रिपोर्ट्स में जरा भी सच्चाई है तो ये बातें पुतिन को चिंता में डाल सकती हैं। जेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये जेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी जेलेंस्की के डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है, भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जिस तेजी के साथ यूक्रेन के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की थी, उसी में खेरसोन पर अब पकड़ ढीली पड़ी है। और वहीं पुतिन के लिए डोनेट्स्क और क्राइमिया वाले इलाके भी अब महफूज रखना मुश्किल हो चुका है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि पुतिन इस युद्ध को खींचेंगे या इसे रोककर यहीं थाम देंगे। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन जेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हों। Встать в строй. Есть. Личный состав с вручением стрелкового оружия. पुतिन के युद्ध के बारे में यूरोप और अमेरिका का मीडिया लगातार कह रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन के तीसरे फेज वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में युद्ध के लिए पुतिन का तीसरा फेज कैसा होगा, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पुतिन के युद्ध का फैसला फेज 1 फरवरी में युद्ध के साथ शुरू हुआ। कीव पर कूच नाकाम हुआ, यानी युद्ध में पुतिन का पहला फेज फेल हो गया। दूसरे फेज में पुतिन ने डॉनबास के आसपास युद्ध शुरू किया, मारियोपोल जीता और अब उन्होंने यूक्रेन के और टुकड़े कर दिए, यानी पुतिन का दूसरा फेज कामयाब हुआ है। अब युद्ध का तीसरा फेज है डॉनबास पर कब्जा मजबूत करना और 3 लाख फौज को डिप्लॉय करना। पुतिन के तीसरे फेज का सबसे बड़ा एजेंडा है। लेकिन खेरसोन पर पकड़ ढीली पड़ी तो पुतिन के लिए डोनेट्स्क और क्राइमिया वाले इलाके को भी महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल है कि पुतिन इस युद्ध को खींचेंगे या इसे रोककर यहीं थम जाएंगे।
इसे लेकर उनके इरादे क्या हैं, इसका पता बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नेवर से डाई यानी किसी भी कीमत पर हार न मानने वाला जज्बा कायम है। भले ही उनके देश का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली घरों पर अटैक कर रहा है और इसने यूक्रेन में 45 लाख लोगों को बिना बिजली के रहने को मजबूर कर दिया है। Російські удари по нашій енергетиці, по наших енергооб'єктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати і точно, зрештою, отримає потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям в Сполучених Штатах, які цьому допомагають. डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त बाकी शहर खासकर कीव और खार्किव को बचाए रखने का बहुत बड़ा जिम्मा है। साथ में खेरसोन पर वापस कब्जे वाला हौसला भी बुलंद है। फिलहाल पुतिन की कोशिश है किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करके वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करे। और इसी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आप जान लीजिए, ये वो खबर है जिसने रूस की चिंता बढ़ा दी है। हर मोर्चे पर रूस को यूक्रेन से मिल रही चुनौती के बीच रूस की सेना के अधिकारी अब जंग के मैदान से भाग रहे हैं। रूस की सेना में मेजर जनरल अलेक्जेंडर लापिन छुट्टी पर चले गए हैं। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस की सेना के अधिकारियों पर नाराजगी दिखाई थी और इसी के बाद अलेक्जेंडर लापिन अब छुट्टी पर चले गए हैं। क्या टूट गया पुतिन का सपना? क्या अपनों ने शुरू कर दी बगावत? जंग के मैदान से भाग रहे रूसी अधिकारी। पुतिन का सपना था कि जैसे ही वो यूक्रेन पर हमला करेंगे तो उनकी सेना एक के बाद एक धमाकों के दम पर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी और बची हुई कसर उनके खास माने जाने वाले चेचन लड़ाके पूरी कर देंगे। लेकिन युद्ध को करीब 9 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन हर मोर्चे पर यूक्रेन डटा हुआ है। रूस से लोहा ले रहा है और अब धीरे धीरे रूस के सैनिक भी जंग के मैदान में लड़ते लड़ते थक चुके हैं। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा, लेकिन यूक्रेन की तरफ से हुए एक पलटवार की वजह से रमजान कादिरोव की रूह कांप। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पीएम मोदी अमृतसर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात की और फिलहाल ये जहां पे लंगर चलता है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी पहुंचे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और इसके कई सारे मायने हैं इस मुलाकात के, क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी हिमाचल जाने वाले हैं और इस डेरा ब्यास के अनुयायी जो कि पंजाब में है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इनके काफी अनुयायी हैं और कई सारे नेता ऐसे हैं जब चुनाव से पहले यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं और ये जहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है, क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, सत्संग करते हैं और डेरा ब्यास के काफी तादाद में अनुयायी हैं। हजारों लोग एक साथ बैठकर यहाँ जो लंगर चलता है उसमें जो प्रसाद मिलता है उसका
सेवन कर सकते हैं। फिलहाल अंदर पहुंचते हुए जहां आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले जब मुलाकात उनकी डेरा प्रमुख के साथ हुई थी तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये पंजाब से हिमाचल कनेक्शन आप समझ सकते हैं। पंजाब में मुलाकात डेरा प्रमुख के साथ, लेकिन बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हिमाचल में भी मौजूद हैं। और अब जबकि अगला पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल है और वो चुनावी राज्य भी है, तो यहाँ पंजाब की मुलाकात का असर उधर हिमाचल तक होगा। और असर के साथ साथ आज जब पीएम पहुंचेंगे सोलन और सुंदरनगर में, तो वहां पे इस मुलाकात का जरूर यकीनन करेंगे। और ये जो दो तस्वीरें हैं उसके बड़े मायने हैं और दोनों ही तस्वीरों की खूबसूरती हम आपको बता भी रहे हैं और बड़ी बातें भी बता रहे हैं कि मुखी बाबा गुरिंदर सिंह से ये मुलाकात और ये मुलाकात कितनी आत्मीयता से हो रही है, जिसका असर कहाँ हम देख रहे हैं वो लंगर वाली जगह पे, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बैठकर हजारों और लाखों लोगों के लिए महिलाएं ये खाना बना रही है, जो लोग बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं और यहाँ पे वो हिस्सा बनते हैं। ना सिर्फ लोगों को एक दूसरे को सहयोग करते हैं बल्कि खाना भी खाकर, लंगर खाकर आते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर खास हो जाती है। डेरा ब्यास में पीएम मोदी पहुंचे हैं और आज उनको हिमाचल पहुंचना है, उससे पहले पंजाब में वो पहुंचे हैं क्योंकि इनकी अनुयायी न सिर्फ पंजाब में है बल्कि हिमाचल में भी मौजूद है। ऐसे में चुनाव से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। पुतिन को सबक सिखाने के लिए नेटो अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है, जिसके बाद ये आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए नेटो देश अब रूस के खिलाफ युद्ध का बड़ा मोर्चा तैयार करने में जुट गए हैं। पुतिन के खिलाफ नाटो का चक्रव्यूह। पुतिन को सबक सिखाने की तैयारी। स्वीडन और फिनलैंड भी होंगे नाटो में शामिल। पुतिन के खिलाफ नाटो की तैयारी कितनी बड़ी हो चुकी है, इसे समझने के लिए नाटो महासचिव के इस बयान को समझना जरूरी है। वक्त आ गया है कि गठबंधन में स्वीडन और फिनलैंड का स्वागत किया जाए। दरअसल खबर आ रही है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है। यही वजह है कि अब नाटो की तरफ से रूस को एक सख्त मैसेज देने का ऐलान कर दिया गया है। इस खतरनाक वक्त में मॉस्को में किसी भी गलतफहमी या गलत अनुमान को रोकने के लिए उनके शामिल होने को अंतिम रूप देना और भी जरूरी हो गया है। यानी नाटो का रूस को मैसेज बेहद साफ है कि उन पर पुतिन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। खबर तो ये भी आ रही है कि पुतिन के आक्रामक तेवरों को देखते हुए नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास भारी भरकम फौज तैनात कर दी, जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नाटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। और अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти. असल में नाटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है और कहा जा रहा है इसलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं। और यूक्रेन का साथ देने वाला नाटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है, इसलिए उन्होंने पिछले दिनों नाटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था। और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार
अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है ताकि नाटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो ईरान के खिलाफ नेटो अब एक्शन में आ चुका है और खबर यह है कि नेटो प्रमुख ने ईरान को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि रूस को हथियार देना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान में मिले हथियारों की बदौलत ही रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। यही वजह है कि अब खबर आई है ईरान एक बार फिर रूस को हथियार सप्लाई करने जा रहा है, तो ईरान नेटो के निशाने पर आ गया है। ईरान पर भड़का नेटो। हथियारों की सप्लाई नेटो का पारा है। रूस को हथियारों की मदद बर्दाश्त नहीं। ईरान से आए ड्रोन यूक्रेन में कितनी तबाही मचा चुके हैं, ये दुनिया के सामने है। ये भी दुनिया के सामने है कि रूस और ईरान ने मिलकर कैसे यूक्रेन में सर्वनाश का बिगुल फूंका। और यही वजह है कि इस बार नेटो ने हथियारों की सप्लाई पर ईरान को बड़ी चेतावनी जारी की है। रूस को हथियारों की सप्लाई की योजना कबूल नहीं की जाएगी। खबर है कि ईरान अब रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, यानी ड्रोन के बाद अब ईरान की मिसाइलें भी यूक्रेन में तबाही मचा सकती हैं और इसीलिए नेटो ईरान को चेतावनी जारी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ऑफर कर रहा है। ये कबूल नहीं किया जाएगा। इस अवैध युद्ध में किसी भी देश को मॉस्को का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरअसल यूक्रेन की तरफ से पहले ही ईरान पर आरोप लगाया जा चुका है कि आम लोगों को टारगेट करने के लिए ईरान करीब 400 ड्रोन रूस को दे चुका है और मॉस्को की तरफ से 2000 ड्रोन का और ऑर्डर दिया गया है। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस भी इस बात से इनकार करता आया है कि ईरान से उसे जंग में किसी तरह की कोई मदद मिल रही है। लेकिन वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान और रूस मिलकर यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए नेटो एक्शन मोड में आ चुका है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी वक्त नेटो देशों की ताकत से रूस और ईरान का आमना सामना हो सकता है। दिल्ली की हवा दमघोटू साबित हो रही है। प्रदूषण की वजह से राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। बिल्कुल, हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है, जिसकी वजह से दिल्ली में आज से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली में धुएं की मोटी परत छाए रहने की वजह से आज लगातार तीसरे दिन AQI गंभीर श्रेणी दर्ज किया गया है। दिल्ली में ओवरऑल AQI फिलहाल 431 है, जो बेहद खराब कैटेगरी में माना जा रहा है। 400 से ऊपर का AQI गंभीर माना जाता है और ये स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी गंभीर रूप से ये प्रभावित कर सकता है। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला कर चुकी है। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक प्राइमरी स्कूल बंद ही रहेंगे, ये अभी तक का फैसला है। साथ ही 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटी भी बंद रहेगी। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लागू करने पर विचार हो रहा है।
और इसी के साथ ये 3 तस्वीर आपके सामने है। पहला दिल्ली के अक्षरधाम की है और वहीं किस तरह से अलग अलग जगहों पर AQI इंडेक्स है वो बीच में आप देख सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार की स्थिति भी आप देख लीजिए, बहुत दूर तक देख पाना भी मुश्किल है इस धुंध के चलते, जो विजिबिलिटी है कम हो चुकी है। तो दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती चली जा रही है, दिन बीत रहे हैं पर सांसों पर लगा पहरा खत्म नहीं हो रहा। पराली के धुएं से दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के जो